हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो होंगे हमारे बिहार पुलिस के जो प्रखर बुक हैं उन्हीं क्वेश्चंस बैंक का आज के इस सेशन में कवर होगा। जो हमारा एपिसोड जो होगा 4 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 3 तक कवर हो चुका था। आप अगर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ये बुक फ्रेंड्स आपके पास नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पर डे जो है इन बुक का एक एक करके प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा हमारा चौथा होगा, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस के बुक के क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट के सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज की ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ ना फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है आपके एक प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, यानी कि फ्रेंड्स प्रत्येक सेशन में जो होंगे हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले क्वेश्चन से हमारे पहले क्वेश्चन हो जाएंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, स्पेशली बिहार के क्वेश्चन भी आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर कीजिएगा, संविधान सभा का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है आपके संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो इसका आंसर कीजिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जो आपके भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय संविधान में जो कई सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें से जो है केवल भारतीयों को नागरिकों को ही प्राप्त है, तो ऐसा कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर कीजिएगा भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण जो है एक केवल भारतीयों को ही लागू है। और अगर आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल याद रखिएगा आपके 29 और 30, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके केवल भारतीयों को ही लागू है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित होता है? भारतीय संविधान में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित होता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही जो है आपके धन विधेयक पारित किया जाता है। और ये जो धन विधेयक पारित किए जाते हैं आपके किस में पारित किए जाते हैं? तो आपके लोकसभा में प्रेरित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, धन विधेयक किस में पारित किया जाता है? तो लोकसभा में पारित किया जाता है। और किसके अनुमोदन से पारित होता है? तो आपके राष्ट्रपति के अनुमोदन से पारित होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आप जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है? संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है? तो इसका आंसर कीजिएगा भाग 9। भाग 9 में जो है आपके शक्तियों का विवरण है। सॉरी फ्रेंड्स, आपके भाग 11 हो जाएंगे। भाग 11 जो है इसमें आपके जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण यानी कि विभाजन दिया गया है। अगले क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं। वहीं अगर बोले मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी? ये तो कौन सा अधिवेशन था? तो आंसर कीजिएगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में, इन्हीं में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किससे दिया जाता है? भारत में जो आपके 51% भाग पर जो है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, इसको लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो आंसर कीजिएगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है आपके भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय दिया जाता है। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया था? तो आपके 1820 ईस्वी में जो है आपके भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी?
ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिसने भारत में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो आंसर कीजिएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे सेशन से जुड़ जाइएगा। पर डे आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। हमारा टारगेट होगा ये, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते आपको इस बुक से टोटली खत्म करवाए जाएंगे। यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बनाए गए सारे सेशन को इस सेशन के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो काफ़ी क्रांति प्रसिद्ध क्रांति में से एक रही थी, तो इनमें से बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये ध्यान रखिएगा, आपके कई कई क्षेत्रों से अलग अलग शासकों के द्वारा इसका नेतृत्व किए जाते हैं। याद रखिएगा, बिहार से किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपके कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किए जाते हैं, याद रखिएगा। वहीं तात्या टोपे की अगर बात करें तो ये कहाँ से करते हैं? तो आपके याद रखिएगा, आपके कानपुर से इसका नेतृत्व करते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो ये कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो आपके झांसी से इसका नेतृत्व करते हैं। और बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो ये कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो आपके दिल्ली से इसके नेतृत्व करते हैं, जो आपके मुगल शासकों के राजा थे। तो ये चारों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं किस सम्राट से संबंधित है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनते हैं कि फ्रेंड्स की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके हरिसेन जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये किस शासक पर आधारित है? तो ये याद रखिएगा, आपके समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ये किसके जीवन पर आधारित है? यानी किस सम्राट के जीवन पर आधारित है? तो आपके समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। अगला है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की आलोचना किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मनुस्मृति में। मनुस्मृति में जो है आपके अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की आलोचना का वर्णन मिलता है। इनके साथ में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, आपके जो वेदों की संख्या 5 है, लेकिन 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो ये जरूर याद रखिएगा, आपके महाभारत को। महाभारत को जो है आपके 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रूप में जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो 16 महाजनपद है उनमें से ये काफ़ी प्रसिद्ध महाजनपद था और इनका विकास भी अच्छा हुआ था। तो उनमें से याद रखिएगा, मगध की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके राजगिरी। राजगिरी जो थी आपके मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे जीडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि एनडीपी के बीच अंतर क्या होता है? इसका आंसर कीजिएगा, जीडीपी में घरेलू और बाहरी उत्पादन शामिल होते हैं, जबकि एनडीपी में केवल घरेलू उत्पादन शामिल होते हैं। तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके जीडीपी में और एनडीपी में अंतर। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना के बाद से मानी जाती है? शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना के बाद से मानी जाती है? तो आंसर कीजिएगा, आपके द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। शीत युद्ध में क्या होता है फ्रेंड्स की कई सारे देशों के बीच जो है युद्ध होने की संभावना बनी रहती है, यानी दोनों शंका पे रहते हैं, लेकिन युद्ध जो है आपके प्रॉपर नहीं होते हैं, बल्कि राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से जो है युद्ध होने की संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन युद्ध नहीं होते हैं। इनके साथ याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आपके शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपके 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाए गए फ्रेंड्स, आपके इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया। पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, सारे टॉपिक से ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स कि आप अपने इन टॉप 50 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन भारत का सबसे गहरा झील है? निम्न में से कौन भारत का सबसे गहरा झील है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वुलर झील। वुलर झील जो है आपके सबसे गहरा झीलों में से एक है। ये जो वुलर झील हुई है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे। यही अगर मानसबल झील रहता, मानसबल झील, तो ये आपके राइट आंसर हो जाते, क्योंकि आपके मानसबल झील जो है ये भारत का सबसे गहरा झील है। ऑप्शंस में नहीं होने की वजह से आपके वुलर झील हो गए, क्योंकि आपके दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा झील है, भारत का सबसे गहरा झील है, वो हो जाएंगे आपके वुलर झील। लेकिन अगर मानसबल झील रहता तो आपके सबसे गहरा में झील हो जाता आपके मानसबल झील। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सी है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है आपके सबसे बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके
गर्मी उर्मी कुछ नहीं बोले हैं, शीत मरुस्थल भी नहीं बोले हैं, इसलिए आपके ओवरऑल पृथ्वी के नज़रअंदाज में रखना है। तो याद रखिए पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पे सबसे बड़ी मरुस्थल हो जाएंगे आपके अंटार्कटिका मरुस्थल, जो आपके एक प्रकार से शीत मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमेशा के लिए बर्फ़ का जमाव रहता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक जल ग्रहण करने वाली जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? लंबे समय तक भारत में जल ग्रहण करने वाली जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर कीजिएगा आपके पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में जो फ्रेंड्स आपके राजस्थान राज्य अवस्थित है और इन्हीं पर जो है आपके थार मरुस्थल है, और यहीं पर जो है आपके लंबे समय तक जल ग्रहण करने की जलवायु भारत क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियाई युद्ध। कोरियाई युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। और ये कोरियाई युद्ध कब हुआ था ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में कोरियाई युद्ध होते हैं, जिनमें आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो देशों का विभाजन हो जाता है आपके कोरियाई युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोन नदी का स्रोत कहाँ अवस्थित है? ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत में सोन नदी का स्रोत कहिए या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल बोलिए, कौन से हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जो है आपके सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में जो है आपके मध्य प्रदेश में क्या है आपके अमरकंटक की पहाड़ी है। मध्य प्रदेश में आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है और इन्हीं आपके अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। इनके अलावा सोन नदी के अलावा और कौन कौन से नदी का उद्गम होते हैं? तो आपके नर्मदा नदी का उद्गम भी आपके अमरकंटक की पहाड़ी से होते हैं, और ताप्ती नदी, नर्मदा, ताप्ती और सोन, ये तीन नदियों को जरूर याद रखिएगा जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। और ये जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला है, विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, तो ये जरूर याद रखिएगा जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत में सिद्धार्थ पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? भारत में सिद्धार्थ पर्वत जो भगवान बुद्ध की जो नाम से पर्वत का नामकरण किया गया था किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिहार में। सिद्धार्थ पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित मानसरोवर झील का स्थान कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो आपके मानसरोवर झील अवस्थित है ये कहाँ अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तिब्बत में अवस्थित है। जो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है, जिनमें से आपके पूर्व में हो जाते हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, और इधर से आ जाते हैं आपके सतलज नदी। ये 3 नदियों को जरूर याद रखिएगा, सतलज नदी और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन 3 नदियों का उद्गम जो होते हैं आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज लेवल के क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है आपके सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इनके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स की भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री तट के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपके 9 राज्य हैं, जिनमें से आपके पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं और पूर्वी तट में 4 राज्य हैं। टोटल 9 राज्य हैं जो आपके समुद्री तट के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी कि सीधा सा क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जो है आपके कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपके कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान के दक्षिण में अवस्थित है? यानी कि सीधा सा पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थार रेगिस्तान जो है आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है, और ये इसके दक्षिण में कौन से पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो आप जानते होंगे राजस्थान में जो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? डांग क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र का उदारीकरण किस सरकार के दौरान हुआ था? सार्वजनिक क्षेत्र के उदारीकरण किस सरकार के दौरान हुआ था? हालांकि आपके उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोले जाते हैं, लेकिन यह पूछे गए आपके किस सरकार के दौरान हुआ था, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कौन कार्यरत थे? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो सरकार के पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, वो कौन थे? आपके पीवी नरसिम्हा राव। इसीलिए आपके राइट आंसर हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदारीकरण किस सरकार के दौरान हुआ था? तो आपके नरसिम्हा राव के दौरान हुआ था।
फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जीडीपी, सॉरी फ्रेंड्स, आपके बी हो जाएंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के माध्यम से जो है आपके भारत में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित सीमा किसके द्वारा तय की जाती है? ध्यान रखिएगा, श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित सीमा किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे केंद्रीय श्रम मंत्रालय। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है आपके न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली को भारत में कब लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर कीजिएगा 1893 में। 1893 में जो है आपके गोल्डन स्टैंडर्ड प्रणाली लागू की गई थी। फ्रेंड्स, आप हमारे इन टॉप 50 क्वेश्चंस में से जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और सेशन के एंड पे जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके इस सेशन के माध्यम से कितना स्कोर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा रेपो रेट का निर्धारण किस उद्देश्य से किया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, आपके रेपो रेट का निर्धारण किसके उद्देश्य से किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में तरलता को नियंत्रित करने के लिए। बैंकिंग क्षेत्र में तरलता को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर कीजिएगा, सरकार द्वारा दिए गए खर्च और प्राप्ति में अंतर। सरकार के द्वारा किए गए खर्च और जो प्राप्ति हुई है उनके अंतर को क्या कहते हैं? तो आपके राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसके आंसर रखिए, आपके गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी किस स्थान पे? तो आपके कुशीनगर में। ये जरूर याद रखिएगा, आपके दो ऐसे धर्म हैं जो आपके बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और दो आपके जैन धर्म, ये दो ऐसे धर्म है फ्रेंड्स। आप जितना कोशिश कीजिए आप अच्छी तरह से इसको रट लीजिए। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी प्रसिद्ध धर्मों में से एक रह चुका है और जो इन्हीं 2 ऐसे धर्म है जो आपके हर एक एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य धर्म को आप जाने या ना जाने, लेकिन आपके बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप उसको जरूर अच्छी तरह से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, बिहार के किस जिले को सूरजपुर के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सूरजपुर जिले के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कीजिएगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को जो है आपके सूरजपुर के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सूर्यमुखी का कृषि अच्छा किया जाता है और सूर्यमुखी के लिए ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर कीजिएगा, कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के द्वारा जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वहीं अगर बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो आपके बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है? राजगीर जो है ये किस जिले में स्थित है जो आपके एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर नालंदा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नालंदा। नालंदा जिले में जो है आपके राजगीर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की थी? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की थी? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सम्राट धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा जो है आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जस्ट पहले मैंने बताया फ्रेंड्स कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको कुमारगुप्त के द्वारा की जाती है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कन्फ्यूज लेवल के क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला बोले तो आपके धर्मपाल हो जाएंगे और नालंदा विश्वविद्यालय तो आपके कुमारगुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट का एक महत्वपूर्ण स्थल वैशाली किस प्राचीन साम्राज्य यानी कि सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो इससे करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महाजनपद काल से। जो महाजनपद के काल में समय फ्रेंड्स आपके मगध के समय में जो आपके 16 महाजनपद हुआ करता था उनमें से संबंधित है आपके वैशाली। क्योंकि वैशाली किसकी राजधानी है? तो आप ये याद रखिएगा, आपके वज्जीज की राजधानी जो है आपके कौन हुआ करता था? तो आपके वैशाली हुआ करता था, इसीलिए आपके राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हीलियम। हीलियम जो है आपके सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए
गुब्बारों में इसको जो है आपका इसका उपयोग किया जाता है। किस गैस का? तो आपके गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है गोल्जी शरीर का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी शरीर का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना और उनका परिवहन करना। किसका कार्य है? तो आपके गोल्जी शरीर का कार्य है, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे शॉर्ट में HFC कहते हैं, इसका उपयोग जो है किस में किया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटरों में। रेफ्रिजरेटरों में जो है आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परमाणु बम में ऊर्जा का स्रोत है? यानी परमाणु बम बनाने में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके यूरेनियम 235। और यही यूरेनियम 235 है जो आपके 1939 से 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी में जो है आपके यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग किया गया था आपके ऊर्जा स्रोत के रूप में, यानी ट्रिगर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, किसके नियंत्रण में काम करती है? यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या शुद्ध करने के लिए डायलिसिस होता है? यानी कि डायलिसिस के दौरान जो है इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके डायलिसिस कहलाती है। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आगे है ना आपके फ्रेंड्स साइंस से संबंधित क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपके ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ग्वाइटर रोग, जिसे घेंगा रोग भी कहते थे। ये भी याद रखिएगा आपके ग्वाइटर रोग जो है आपके, जिसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगला है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है अपने कक्ष पे ही आपके सबसे तेज घूमती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस अंग से संबंधित है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस अंग से संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जो है आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस अंग से संबंधित है। इस बीमारी में क्या होता है फ्रेंड्स कि मनुष्य जो है अपने आप ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। किसी किसी बीमारी में देखिएगा जो आपके खुद व्यक्ति जो है अपने शरीर पे नुकसान पहुंचाते हैं, हाथ से पीटते हैं, चाकू से लगा लेते हैं अपने ही शरीर पे, उसी बीमारी को जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, किस तत्व का प्रमुख योगदान है? लाल रक्त कणिका प्रमुख योगदान किसका योगदान रहता है? तो इसका आंसर कीजिएगा आपके आयरन, यानी आयरन की प्राप्ति जो होती है आपके लाल रक्त कण में, इनकी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। आप जो है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाए हैं। और अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।